नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव और जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं जबलपुर से लाइव जुड़ रहे हैं डॉक्टर पीयूष जैन, जो कि सिटी हॉस्पिटल जबलपुर में कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट है। डॉक्टर पीयूष, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। बंसल न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं रेडियोथेरेपी के से कैंसर के इलाज के बारे में और जानेंगे कैंसर के क्या कुछ कारण होते हैं, उनके लक्षणों पर बात करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर पीयूष, सबसे पहले हम आपके और आपके हॉस्पिटल के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, मैं एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष जैन है और मैं विगत 12 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और इस दौरान कैंसर के जो रेडिएशन संबंधी जो ट्रीटमेंट होते हैं उसको मैं देखता हूँ। वैसे तो कैंसर का इलाज ब्रॉडली 3 पद्धतियों से होता है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। तो मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो मैंने एमबीबीएस की शिक्षा के बाद कैंसर में स्पेशलाइजेशन किया। इसके बाद मुझे भारत के विभिन्न महानगरों में बड़े कैंसर हॉस्पिटल्स जैसे कि हैदराबाद, इंदौर और मुंबई के कैंसर अस्पतालों में मुझे अपनी सेवाएं देने का मौका मिला और इस दौरान मैंने रेडिएशन की जो उच्च तकनीकें हैं उनका अनुभव लिया और वही अनुभव अब आज मैं हमारे शहर जबलपुर में अपने कैंसर पेशेंट्स को मैं दे पा रहा हूँ। और अपनी पढ़ाई के दौरान मुझे विश्व प्रसिद्ध मैडम क्लोदास्का क्यूरी मेमोरियल हॉस्पिटल में उच्च तकनीकी रेडिएशन जैसे कि इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी में विशेषज्ञता हासिल करने का भी अनुभव प्राप्त हुआ। और विगत 7 वर्षों से हम महाकौशल के एकमात्र कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर सिटी कैंसर सेंटर में मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं और अभी तक मैंने लगभग 3000 मरीज़ों का उच्च रेडिएशन तकनीकों से ट्रीटमेंट किया है, जो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक उपलब्धि है महाकौशल में, जहां पर कि 7 साल पहले कोई कैंसर सेंटर नहीं था। तो ये बहुत बड़ी एक देन है इस सेंटर की, इस महाकौशल रीजन के लिए, जहां से लगभग 2 से 3 करोड़ लोग इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, तो ये हैं डॉक्टर पीयूष, जो कि कैंसर के इलाज के लिए तमाम बड़ी उपलब्धियां अपने नाम किए हुए हैं। डॉक्टर पीयूष, सिंस हम कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो भारत की स्थिति भी आपसे समझना चाहूँगी। भारत के लिए ये गंभीर रोग किस स्तर पर लाई कर रहा है और कितना खतरनाक है? जहाँ तक कैंसर की बात है तो पूरे विश्व में लगभग प्रतिवर्ष 1 करोड़ लोग इस बीमारी से अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। बल्कि और उसी तरफ हम अगर भारत की बात करें, हमारे देश में लगभग 12 लाख नए मरीज़ कैंसर के सामने आते हैं और दुर्भाग्य की बात यह है कि इनमें से लगभग 8 लाख मरीज़ अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका कारण हम आगे चर्चा में मैं आपसे और डिस्कस करूंगा कि ये ऐसा क्यों होता है। जनरली इसका कारण ये नहीं है कि वहाँ की सुविधाओं और हमारे देश की सुविधाओं में या डॉक्टर्स में, अस्पतालों में बहुत अंतर हो, ऐसा नहीं है। बल्कि वहाँ पर विदेशों में लोग जो है इस बीमारी के प्रति जागरूक हैं, तो वो इस बीमारी को इसकी शुरुआती अवस्था में पकड़ लेते हैं और संपूर्ण इलाज लेके इससे पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। इसके उलट हमारे देश में इस बीमारी के प्रति बहुत गलत भ्रांतियां हैं और बहुत आधी अधूरी जानकारियां हैं, जिसके कारण लोग या तो इस बीमारी को छुपाते हैं या फिर जैसे ही पता चलता है तो इसका इलाज संपूर्णतः ना लेके कुछ भी जड़ी बूटी और दूसरे प्रकार की पद्धति लेते हैं, जिनका अभी कोई एविडेंस नहीं है कि ये कितनी कारगर है। तो इस कारण बहुत सारे मरीज़ जो शायद पूरा इलाज लेके ठीक हो सकते थे, आज उनको हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा यही एक
उद्देश्य रहता है कि ना केवल हम मरीजों का इलाज करें, बल्कि जो लोग स्वस्थ हैं वो भी इस कैंसर के प्रति जागरूक हों, और इस बीमारी को अगर दुर्भाग्यवश किसी को होती भी है तो वो इसको छुपाए नहीं, सामने आए और इसके विशेषज्ञ से संपूर्ण इलाज लें। डॉक्टर पीयूष, आप काफ़ी समय से कैंसर पर स्टडी कर रहे हैं और इनके मरीजों को भी क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का बदलाव बॉडी में आता है जब कैंसर के शुरुआती लक्षण बॉडी में आते हैं? देखिए, एक कहावत है कैंसर में प्रचलित है कि कैंसर इज़ क्योरेबल इफ़ डिटेक्टेड अर्ली। तो अगर कैंसर को शुरुआती अवस्था में ही पकड़ लिया जाए और इलाज लिया जाए तो इसको पूर्णतः ठीक किया जा सकता है। और ज़्यादातर जो कैंसर्स होते हैं उनमें कुछ शुरुआती लक्षण दिखते हैं जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, और तुरंत इसके विशेषज्ञ को दिखा के इसकी पूरी ट्रीटमेंट कराना चाहिए, जिनको हम वार्निंग साइंस कहते हैं। कुछ कॉमन कैंसर्स के वार्निंग साइंस इस प्रकार हैं, जैसे कि मुंह में कोई छाला हो जो बहुत टाइम से भर ना रहा हो, या फिर मुंह में, नाक से या मल द्वार से या बच्चेदानी के रास्ते कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही हो जो बहुत दिनों से जारी हो, या इसी प्रकार किसी को आवाज़ में अचानक से बदलाव होना, या किसी की खांसी बहुत दिन से चल रही हो जो किसी दवाई से जिसको आराम ना लग रहा हो, या फिर जैसे महिलाओं में बहुत कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर, उसमें स्तन में गांठ आती है, वो दर्द रहित होती है, इसलिए महिलाएं सामने नहीं आती हैं। उन्हें लगता है कि ये तो सामान्य सी चीज़ है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इसको लेके सामने नहीं आती हैं। उसी प्रकार जैसे स्किन कैंसर्स में देखा जाता है कि कोई मस्सा है काफ़ी टाइम से, उसमें अचानक से कोई ब्लीडिंग हो जाए या फिर उसका साइज़ बढ़ जाए। तो ये कुछ बहुत कॉमन कैंसर्स होते हैं हमारे देश में, जिनमें ये वार्निंग साइंस हमको अलर्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारी केसेस में हम इनको इग्नोर कर देते हैं। साथ ही डॉक्टर पीयूष, जिस तरह से आप पहले भी चर्चा कर रहे थे कि कारणों को लेकर कई सारी मिथ्स ऑलरेडी हमारे समाज में होती हैं और काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह की सावधानियां बरती जाएं कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ना हो। आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे कौन से ऐसे कारण हैं जो कैंसर की तरफ लीड करते हैं? जहाँ तक कैंसर से बचाव की बात है तो हमको बचाव से पहले इसके कारण जानने होंगे। तो अक्सर जब मरीज़ हमारे पास आते हैं ओपीडी में, तो वो उनका एक कॉमन सवाल होता है कि डॉक्टर साहब हमको ये कैंसर हुआ क्यों, मुझे हुआ, इसको क्यों नहीं हुआ। तो जो कैंसर के कारण हैं उनको हम मेडिकल भाषा में रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, और उन्हें ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होता है कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स और दूसरा होता है अनकंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स। तो जो कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, हमारे वश में होते हैं, जिन्हें हम बदल सकते हैं, जिनमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। जैसे कि सबसे बड़ा इसमें है नशीले पदार्थों का सेवन, जैसे तंबाकू हो गया, गुटखा, खैनी, अल्कोहल या स्मोकिंग, किसी भी प्रकार का कोई नशा हो जिसकी लत में कोई व्यक्ति फंसा हो, तो ऐसे व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। उसी प्रकार मोटापा हो गया, अनियमित खान पान हो गया, जैसे कि खाने में बहुत ज़्यादा ऑयल्स, फैट्स, और आजकल युवाओं में जो फास्ट फूड का बढ़ता चलन है, और सुस्त दिनचर्या, ये भी बहुत सारे कैंसर जैसे कि स्तन कैंसर, आंतों का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर आदि, इन सब के लिए इनका रिस्क बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू जो वो व्यक्ति जो इन सब से दूर है। और फिर जैसे महिलाओं में बच्चेदानी का कैंसर है, तो उसमें कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं कि जो गुप्तांग हैं उनको उनकी साफ़ सफाई ना रखना, या फिर किसी महिला के मल्टीपल पार्टनर्स होना, तो ये बच्चेदानी के कैंसर्स के लिए कारण कई बार बन जाता है। उसी प्रकार ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो उसमें कुछ महिलाएं जिनकी शादी जो है बहुत लेट होती है, या बच्चे होते हैं तो वो भी लेट होते हैं, या फिर एक या दो होते हैं, और कुछ महिलाएं जो अपने किसी भी कारण से या प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से स्तनपान लंबे समय तक नहीं करा पाती हैं,
तो ये कुछ कारण हैं जो कॉमनली देखने में आते हैं, जो कॉमन कैंसर्स हैं हमारे देश में जो मिलते हैं। और दूसरी तरफ अनकंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनमें जो है तो है जिन पे हमारा कोई वश नहीं। जैसे एज है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो कैंसर का रिस्क बढ़ता जाता है। हालांकि अब एज पे तो किसी का कोई जोर नहीं है। और उसी प्रकार कुछ प्रतिशत कैंसर्स में फैमिली हिस्ट्री मिलती है। तो कुछ कैंसर्स में जेनेटिक म्यूटेशंस जो हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसमें भी किसी का कोई वश नहीं कि किस फैमिली में कोई जो आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स वगैरह हैं उसमें किन को कैंसर है। और ब्रेस्ट कैंसर्स में ये देखा गया है कि जिन बच्चियों में 11-12 साल के पहले माहवारी स्टार्ट हो जाती है या कुछ महिलाओं में रजोनिवृत्ति 52 साल के बाद होती है, तो ऐसी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। डॉक्टर पीयूष, ये तमाम आपने टाइप्स बताए कैंसर्स के, किस तरह के कैंसर्स और अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में हो सकते हैं, लेकिन कॉमनली अगर बात की जाए तो भारत एक ऐसा देश जहाँ पर लगातार कैंसर के केसेस बढ़ने लगे हैं। कौन सा ऐसा मोस्ट कॉमन कैंसर आप समझते हैं जिसका सामना आपको रोज़ाना मरीजों में करना पड़ता है? जहाँ तक पुरुषों की बात करें तो भारत में सबसे कॉमन कैंसर है जीभ का हो गया, गाल का हो गया, मतलब मुंह के जो भी पार्ट्स हैं उनका हो गया। तो इसमें प्रमुख कारण यही है कि हमारे देश में तंबाकू का चलन बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे से बच्चे जिन्होंने मतलब स्कूल पास भी नहीं किया है उनमें ये लत लग जाती है। तो कई बार हम देखते हैं कि किसी बच्चे को 20 साल 25 साल की उम्र में कैंसर ने जकड़ लिया। लोग आश्चर्य करते हैं कि इसको कैसे कैंसर हो गया। जब हम उसकी हिस्ट्री पूछते हैं कि भाई आप कब से तंबाकू खा रहे हो, तो पता चला वो 10-12 साल की उम्र से तंबाकू गुटखा का सेवन कर रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये अगर इनको रोकना है तो हमको बहुत शुरुआती स्तर पे सरकार, एनजीओज़ और सामाजिक संस्थाएं हैं, इस पे हमको बहुत विशेष जोर देना पड़ेगा कि हम बच्चों में, उनके माता पिता में अवेयरनेस लाएं कि ये सब चीज़ें उनको आसानी से उपलब्ध ना हो, जिससे कि वो इसके शिकार ना बने। और दूसरी ओर अगर हम महिलाओं की बात करें तो उनमें 2 दशक पहले तक तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बहुत कॉमन हुआ करता था, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल जो है वो लगातार पाश्चात्य संस्कृति से हम प्रेरित होकर उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो जो ब्रेस्ट कैंसर जो वेस्ट में कॉमन है, अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में, अब वो आजकल हमारे देश में भी महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर हो गया है। तो हर साल तकरीबन भारत देश में 2.5 से 3 लाख महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं। और इसमें बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इसमें आधे से ज़्यादा उसी वर्ष में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। चलिए डॉक्टर पीयूष, अब लक्षणों पर भी हम चर्चा करेंगे। कौन से ऐसे कॉमन लक्षण जिन्हें अगर आप अपने बॉडी में महसूस करते हैं तो ये समझना पर्याप्त होता है कि अब डॉक्टर के पास जाकर दिखाने की ज़रूरत है? कौन से ऐसे प्राथमिक लक्षण? हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर कैंसर्स जो हैं वो वार्निंग साइंस देते हैं शुरुआत में। ज़रूरी है कि हमको इनको इग्नोर नहीं करना है। कई बार ये इग्नोरेंस जो है जानलेवा हो जाता है, क्योंकि कैंसर में टाइम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो व्यक्ति जितनी जल्दी ये लक्षणों को पहचान लेता है और इनका ट्रीटमेंट कराता है, उनमें देखा गया है कि उनकी जीने की संभावना और इससे ठीक होने की संभावना कई गुना ज़्यादा होती है उन लोगों से जो इसको छिपाते हैं और ये बीमारी बढ़ जाती है और कई बार अपनी जगह छोड़ के ये बॉडी में स्प्रेड हो जाती है। तो कैंसर जो है सिर्फ अपनी जगह तक सीमित नहीं रहता है कि जहाँ से उसका ओरिजिन है। ये समय के साथ साथ अगर ज़्यादा समय गुजर जाए तो ये अपनी जगह छोड़ के हो सकता है कि शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल जाए। तो जब ऐसी स्थिति आती है, इसे हम स्टेज 4 डिजीज़ कहते हैं। ये स्टेज 4 डिजीज़ जो होती है ये बहुत ख़तरनाक होती है और इसका इलाज कई बार बहुत लंबा होता है, पीड़ादायक होता है और इसको पेशेंट के ठीक होने की संभावनाएं भी बहुत कम होती हैं। तो मेरा बार बार बस यही कहना है कि जो वार्निंग साइंस मैंने आपको बताए हैं वो आप ध्यान रखें। और जो मुख का कैंसर है जो हम बहुत कॉमनली देखते हैं, उसमें जो पहली बार आपको
कोई भी एबनॉर्मेलिटी मिले, छाला मिले या फिर कोई ब्लीडिंग हो रही है, उसको आप बिल्कुल इग्नोर ना करें और अपने जो शहर में जो भी इसके एक्सपर्ट हैं उनसे मिलें। और उसी प्रकार ब्रेस्ट कैंसर जो बहुत कॉमन है महिलाओं में, उनमें अक्सर दर्द रहित गांठ होती है। तो महिलाएं को पता होता है कि हमको ये गांठ है, इतने महीनों से है या इतने लंबे समय से है, हो सकता है वो अपने परिवार में भी इससे डिस्कस ना करें। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये बीमारी को अपने परिवार में डिस्कस करें और परिवार वालों को इतना जागरूक हो जाएं कि वो जो भी घर में मरीज़ है या जो भी है उसको आप चिकित्सीय सलाह ज़रूर लें। साथ ही डॉक्टर पीयूष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके हॉस्पिटल यानी कि सिटी हॉस्पिटल में कैंसर के इलाज की कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि महाकौशल क्षेत्र का एकमात्र कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर है। तो यहाँ पर कैंसर के लिए एक डेडिकेटेड विंग बनी है जो जनरल हॉस्पिटल से अलग है। इसमें हमारे पास टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से ट्रेंड ऑन्को सर्जन हैं और कीमोथेरेपी के लिए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और यहाँ पर मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मेजर और माइनर ऑन्को सर्जरीज की जाती हैं। समस्त प्रकार की कीमोथेरेपीज़ भी की जाती है। कीमोथेरेपी के लिए हमारे यहाँ एक अलग से डे केयर वार्ड है। और जहाँ तक रेडिएशन की बात है तो रेडिएशन डिपार्टमेंट में यहाँ पर हाई एनर्जी डिजिटल लीनियर एक्सीलरेटर लगा हुआ है जिसमें ट्रिपल एनर्जी बीम्स होती हैं और 7 प्रकार की इलेक्ट्रॉन बीम्स होती हैं जो अलग अलग प्रकार के कैंसर्स के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट में काम आती हैं। उसी प्रकार चलिए, तो डॉक्टर पीयूष जो कि सिटी हॉस्पिटल में कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, रेडियोथेरेपिस्ट हैं, हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से कैंसर के लिए एक बेहतरीन इलाज सिटी हॉस्पिटल में उपलब्ध होता है। एक बार फिर हम बात करने की कोशिश करें। डॉक्टर पीयूष जी, अपनी बात पूरी कीजिए। बता रहा था कि जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, क्या होता था कि आज से 2 दशक पहले रेडिएशन में बहुत तकनीकी उपलब्धि हमारे पास नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस किया वैसे वैसे बहुत नई नई टेक्निक्स आज हमारे पास हैं। तो रेडिएशन का जो एक्चुअली लक्ष्य होता है वो ये होता है कि ट्यूमर जो है उसको हम टारगेट करें, एकदम प्रिसाइसली टारगेट करें जिससे कि आजू बाजू के नॉर्मल टिश्यूज़ हैं उसको कोलेट्रल डैमेज ना हो। कोलेट्रल डैमेज का मतलब ये होता है कि जितना रेडिएशन डोज हम ट्यूमर टिश्यू को दे रहे हैं उतना हम जो नॉर्मल टिश्यू है उसको ना दें। इसका फ़ायदा ये होता है कि ट्यूमर सेल्स जो रहते हैं वो तो हाई रेडिएशन डोज से मरने लगते हैं, लेकिन जो नॉर्मल टिश्यूज़ हैं अगर उनमें भी उच्च रेडिएशन डोज जाएगा तो वो उससे बहुत अत्यधिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो पहले के ज़माने में जो पुरानी मशीन्स होती थी एक्सरे ट्यूब्स या कोबाल्ट, उसमें ये संभव नहीं था। तो उसमें होता ये था कि नॉर्मल टिश्यूज़ को भी बहुत उच्च रेडिएशन डोज जाता था। तो उससे बहुत साइड इफ़ेक्ट्स के कारण पेशेंट्स जो है अक्सर इलाज बीच में ही छोड़ देते थे। तो जिसके कारण ना तो बीमारी ठीक होती थी और पेशेंट को बहुत साइड इफ़ेक्ट्स झेलने पड़ते थे। लेकिन आज के ज़माने के जो मॉडर्न लीनियर एक्सीलरेटर मशीन्स हैं, इसमें जो आज की नए ज़माने की टेक्निक्स हैं जैसे कि 3D CRT जिसको 3D कॉन्फॉर्मल रेडियोथेरेपी कहते हैं, IMRT या इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, या फिर वर्ल्ड की जो लेटेस्ट रेडियोथेरेपी टेक्निक है VMAT जिसे हम वॉल्यूमेट्रिक आर्क थेरेपी कहते हैं, इनके माध्यम से हम कैंसर जो कैंसर की गांठ है या कैंसर के सेल्स हैं उनको हम बहुत सटीक तरीके से इनको टारगेट करते हैं और साथ ही साथ हम जो आसपास के जो नॉर्मल टिश्यूज़ हैं इनको बचा लेते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो पेशेंट ट्रीटमेंट पूरा लेता है और दूसरी तरफ इसको साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम होते हैं। तो पेशेंट्स कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स झेल के पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। अगर रेडियोथेरेपी को और विस्तार से समझना चाहें डॉक्टर पीयूष, तो क्यों आप समझते हैं कि दूसरे इलाजों के मुकाबले ये बेहतर होगा? साथ ही कॉस्ट की अगर बात की जाए तो क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है? देखिए, रेडिएशन जो है पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये हम लोग इसमें करते क्या हैं। जैसे जिस पेशेंट को रेडिएशन लगना है
तो पहले देखा जाता है कि उसका स्टेज या वो किस जगह से उसका ओरिजिन है ट्यूमर का। तो एक ट्यूमर बोर्ड मीटिंग होती है पहले, तो उसमें डिसाइड किया जाता है कि ये स्टेज है और ये ऑर्गन से कैंसर अराइज हो रहा है, तो इसमें पेशेंट के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा। तो इसमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो पहले सर्जरी का यूज़ किया जाता है, या किसी किसी ट्यूमर्स में रेडिएशन अकेले से भी काम चल जाता है, या कई बार रेडिएशन और कीमोथेरेपी साथ में दी जाती है। तो जब ये डिसाइड हो जाए कि ये पेशेंट को रेडिएशन लगना है, तो उसको सबसे पहले एक जिस भी जगह का हो, चाहे वो ब्रेन का हो या हेड नेक का हो या फिर नीचे बच्चेदानी कहीं का भी हो, तो उस जगह को हम एक प्लास्टिक नुमा मोल्ड होता है उससे हम उसको इमोबिलाइज करते हैं, क्योंकि जो रेडिएशन बीम है वो बिल्कुल एकदम सीधे डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। तो हमको ज़रूरी होता है कि टारगेट को हम इमोबिलाइज करें, फिक्स करें। उसके बाद ये होता है कि हम वो मोल्ड के साथ हम पेशेंट का सीटी स्कैन लेते हैं। तो वो सीटी स्कैन इमेजेस हमारे प्लानिंग सिस्टम में आती हैं। तो प्लानिंग सिस्टम में हम बीम्स उस ओर ऐसे डायरेक्ट करते हैं कि ट्यूमर टिश्यू को तो पूरा डोज जाए लेकिन नॉर्मल टिश्यूज़ को ना जाए। तो इसको हम प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग के बाद बहुत सारे प्लान्स जब बन जाते हैं तो हम इनको फिर प्लान इवेल्युएशन करते हैं कि कौन सा प्लान बेस्ट बना है। उसके बाद हम मशीन पे प्लान को ट्रांसफ़र करते हैं, फिर इसकी डिलीवरी होती है पेशेंट पे। तो ये जो प्लानिंग है इसको हम सीटी स्कैन बेस्ड प्लानिंग करते हैं। इसमें पेशेंट का सिर्फ हम सीटी स्कैन लेते हैं, पेशेंट पे हम कोई मार्किंग वगैरह नहीं करते हैं। हम ये ट्रीटमेंट सीटी स्कैन पे डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कितना बेहतर प्लान हम डिलीवर कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर पीयूष, अगर रेडियोथेरेपी की बात की जाए, जिस पेशेंट का इलाज इससे हुआ होता है और जिसने भी इसके ज़रिए कैंसर को ठीक किया है, क्या उसमें आगे भी कैंसर के खतरा बना रहता है, कैंसर के लक्षण आगे दिख सकते हैं, या फिर कौन कौन सी सावधानियां ऐसी होती हैं जो पेशेंट को पूरे लाइफ लॉन्ग निभानी पड़ती हैं? एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है। अक्सर ये होता है कि पेशेंट जब ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है उसके बाद कभी कभी पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है कि वो कैंसर फ्री हो गया। तो उस दौरान भी एक गलती ये होती है कि वो फॉलो अप में नहीं आता है। तो कई बार बीमारी की जब पुनरावृत्ति होती है, बहुत इनिशियल स्टेज में जब बीमारी होती है, तो पेशेंट उसको पकड़ नहीं पाता है। तो कई बार जब बहुत बढ़ जाती है बीमारी तब पेशेंट हमारे पास आता है, तो कई बार इलाज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग जब पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है तो उसको हम एक नियमित अंतराल पे हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप हमको बार बार दिखाते रहें, जिससे ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर कोई भी कैंसर की पुनरावृत्ति होने को हो तो हम उसको बहुत शुरुआती अवस्था में फिर पकड़ लें और उसका इलाज फिर से कर लें। तो ऐसे भी मरीज जिनको रिकरेंस होता है, अगर उनको हम बहुत कम बीमारी में उनको डिटेक्ट कर लें और उनका ट्रीटमेंट करें तो वो वापस से उनको हम क्योर कर सकते हैं जी। तो ये एक गलती बहुत सामान्यतः देखी जाती है। तो मैं मरीज़ों से यही उनको हम बहुत बार बार काउंसल करते हैं कि आपका इलाज हो तो गया है लेकिन आपको फॉलो अप नहीं छोड़ना है। तो शुरुआती दिनों में हम पेशेंट को 3-3 महीने में बुलाते हैं, मोस्टली 2 साल तक। उसके बाद अगर पेशेंट ठीक है तो उसको हम 6 महीने कर देते हैं। तो ऐसे इंटरवल हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे जो कैंसर्स होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा संभावना पहले 2 साल में रिटर्न होने की होती है, जो धीरे धीरे कम होती जाती है। जी चलिए, तो कई महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर पीयूष आपने हमारे साथ साझा की है। और जहाँ तक जी हाँ, जहाँ तक आपने सावधानी की बात की है, तो जैसे कुछ पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के उपरांत कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो हम उनको ये सलाह देते हैं कि आप शुरुआत में जैसे कुछ स्पाइसी या मसालेदार खाना ना खाएं। धीरे धीरे जैसे आपके टिश्यूज़, नॉर्मल टिश्यूज़ की रिकवरी होगी, तो धीरे धीरे आप अपना खाना उस प्रकार से जो आपको सूट करता है वैसे आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें हम पेशेंट्स को सलाह देते हैं कि आप पानी ज़्यादा लें और हाई फाइबर डाइट लें, प्रोटीन रिच डाइट लें। तो ये चीज़ें जो हैं पेशेंट अगर फॉलो करें तो
उनको न केवल कैंसर बल्कि दूसरी बीमारियों में भी काफ़ी लाभ मिलता है। बिल्कुल, निश्चित ये टिप्स दर्शक ध्यान में रखेंगे। शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जी, धन्यवाद। चलिए, तो आज डॉक्टर पीयूष जैन से रेडियोथेरेपी और कैंसर के इलाज के बारे में हमने जाना। निश्चित रूप से आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आप भी ऐसी किसी समस्या से परेशान हैं तो जल्द ही डॉक्टर से संपर्क करें। स्वस्थ रहें और बने रहें वत्सल न्यूज़ के साथ।